शीर्षक स्वखात सलिल। लेखक सौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय। वैशाख के महीने में अंगन का विवाह हुआ। दुल्हन चुन्नी जमींदार की बेटी कुछ दिन ही ससुराल में रही, फिर अपने गांव पिता के घर चली गई। अंगन अब बीए कर रहा है। अगर दुल्हन को साथ लाया गया तो पढ़ाई में बाधा हो सकती थी, इसलिए मां ने उसे नहीं बुलाया। चुन्नी पढ़ाई में अधिक माहिर नहीं है। शादी की तैयारियों के समय उसकी पहचान और गुणों का पता चला, लेकिन फुलशैया की रात में अंगन ने विनम्र निवेदन किया। चुन्नी ने वादा किया, इन कुछ महीनों में मैं अपनी दादी के पास अच्छी तरह पढ़ाई सीख लूंगी। दादी भी बाल विधवा है, पिता के घर में ही रहती है। उसने चुन्नी को भरोसा दिलाया, तुम्हें मैं पढ़ा दूंगी, अभी सीख कर अंगन के योग्य बना दूंगी। अंगन ने साफ कर दिया, जो पढ़ाई नहीं जानता, चाहे पुरुष हो या महिला, उसका जीवन पूरी तरह असफल है। यहां तक कि जिसके संपर्क में वो आए उसका जीवन भी प्रभावित होता है। चुन्नी के चले जाने के बाद भले ही पहचान केवल 2 दिन की थी, अनंग के दिन कैसे कट रहे हैं ये वही जानता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, उफ 4 महीने बीते हैं या 4 युग, कहना कठिन है। बैसाख में चुन्नी से वो भेंट अब तो मानो एक स्वप्न लगती है। फिर कब भेंट होगी कौन जानता है। पूजा के समय ससुराल से पत्र लिखा, घर में पूजा है, यदि जमाता बाबूजी को कुछ दिनों के लिए भेज दें तो हम सब कृतार्थ होंगे। गांव के लोग भी उन्हें देखने को व्याकुल हैं। कम से कम पूजा के इन कुछ दिनों के लिए ही सही। और यदि बाबूजी की पढ़ाई में कोई बाधा ना पड़े तो उन्हें भेज दें। ये उनकी माता की सविनय प्रार्थना है। अनुमति मिलते ही मैं आदमी भेज दूंगा। अनंग भोजन करने बैठा ही था, मां आकर ससुराल से आया पत्र पढ़कर बोली, क्यों रे, जाएगा? अनंग पानी का ग्लास मुंह तक ले ही गया था, अचानक एक अजीब सा झटका लगा और ग्लास नीचे रख दिया। मां बोली, अरे रे, लेकिन देख बेटा, अगर तेरी पढ़ाई का नुकसान ना हो तो। पढ़ाई का नुकसान? पढ़ाई क्या जीवन केवल नोट रटने के लिए ही बना है? क्या परीक्षा पास करते ही मनुष्य सिद्ध हो जाता है और कोई काम नहीं? मन को आनंद रस देने की कोई आवश्यकता नहीं, बस कॉलेज की किताबें भाप रोलर की तरह दिन रात मन को कुचलती रहें, ज्ञान को हड्डियों में गूंथ दें, तभी यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक होगा, है ना? अनंग ने थोड़ा संकोच से पूछा। कहाँ उतरना होगा, कौन सा रास्ता है? मां हंसकर बोली, तुझे कोई तत्व पढ़ाने नहीं भेज रहे हैं बेटा, उनके लोग आकर तुझे ले जाएंगे। कब जाना होगा? 9वीं के दिन चला जाना, मैं वैसा ही लिख दूंगी। लेकिन मां, विजया की पहली प्रणाम मैं तुम्हारे ही चरणों में करना चाहता हूं। सबसे पहले तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूं। बेटे की बात सुनकर मां का मन भीग गया। वो बोली, अरे रास्ता ही कितना है, 9वीं की रात की गाड़ी पकड़ लेगा तो विजया के दिन दोपहर तक यहां पहुंच ही जाएगा। अनंग कहरजे धक से रह गया। इतनी भक्ति दिखाकर उसने मन ही आशा की थी कि मां स्नेह दिखाएंगी और कहेंगी कि पूजा की छुट्टियां ससुराल में ही बिताओ। अरे क्या उन्हें नए दामाद को लेकर 2-4 दिन हंसी खुशी करने की इच्छा नहीं होगी? पर ऐसा नहीं हुआ। तब उसने सोचा, छोड़ो, कितना समय हो गया, कितने दिनों बाद चुनी से भेंट होगी। बैसाख की उस कोमल भोर में वे दोनों अलग हुए थे। जब चुनी गाड़ी में चढ़ी थी, अनंग अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। आने वाले विरह दुख से उसका हृदय भारी हो उठा था। निर्दयी घर, विदा होने से पहले चुनी से एक बार मिलवा देना भी किसी ने आवश्यक नहीं समझा। फिर पत्र व्यवहार के द्वारा उस अल्प परिचय को जीवित रखने का भी कोई उपाय नहीं रहा। कौन जाने फिर से नया परिचय गढ़ना पड़ेगा या नहीं। यहां उसका मन एक क्षण के लिए भी चुनी को भूल नहीं पाता। वो पुस्तक खोलकर बैठता है, पर उसका मन रंगीन गुब्बारे पर चढ़कर किसी अज्ञात गांव के किसी घर कोने में एक अदृश्य बालिका के पीछे उतावली हवा की तरह भटकता रहता है। क्या चुनी भी वहां बैठी उसे इसी तरह याद करती होगी? सप्तमी के दिन दोपहर 12 बजे अनंग ससुराल पहुंचा। स्वागत की धूम देखकर वह संकोच से भर उठा। विश्राम के बाद स्नान और भोजन कर लेने पर दीदी सास बोली, थोड़ा लेट जाओ भाई, रात की गाड़ी में ठीक से नींद नहीं हुई होगी। एक मधुर संभावना से अनंग का हृदय नाच उठा। वह मौन सहमति में सिर हिलाकर दीदी सास के पीछे चल पड़ा। दक्षिण की ओर एक बड़े कमरे के फर्श पर गद्दे और चटाइयां बिछी हुई थीं। दीदी सास के संकेत पर अनंग आकर बिस्तर पर बैठ गया। उन्होंने उसे लेटने को कहा और साथ आई लड़कियों से डांट भरे स्वर में बोली, तुम सब बाहर चली जाओ, इसे थोड़ा सो लेने दो। किसी के आने की आशा में अनंग करवटें बदलता रहा। अंत में उसे झुंझलाहट होने लगी। वो नहीं आई। अनंग का मन क्रोध से भर उठा। ये कैसा व्यवहार है?
क्या वह यहाँ 2 कचौड़ियां लूची खाने आया है या जमींदारी पूजा की धूम दिखाकर उसे चकित करने के लिए बुलाया गया है? उसे न उस धूम से मतलब है न इन आतिथ्यों से। वह तो आया है केवल मिलन की व्याकुल आशा लेकर, विरह की ज्वाला शांत करने। क्या ये बात कोई नहीं समझेगा? अनंग ने सोचा, बड़ी साली से मिलकर इस विषय में बात करेगा। ससुर के दोनों पुत्र अभी नाबालिग थे। वे इस नए जीजा के पास आने में संकोच कर रहे थे। दूर से ही सावधान निगाहों से देख देख कर उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली। अनंग ने सोचा, अगर उनमें से किसी एक को पास पाता तो चुनी की बात जरूर पूछता। विशाल घर लोगों की भीड़ से गूंज रहा था। नाना प्रकार के स्त्री पुरुष उसे देखकर अपनी जिज्ञासा शांत कर रहे थे। लेकिन हाय, कहाँ है उसकी अपनी जन, उसकी चिरवांछिता प्रिया? क्या उसके हृदय में एक बूंद भी कौतूहल नहीं? क्या चुनी उसे भूल गई? ये विचार आते ही एक गूढ़ वेदना से उसका प्राण झंझना उठा। उसने एक लंबी सांस ली। तभी श्वेतवसना एक तरुणी आकर कोमल स्वर में बोली, अनंग। अनंग ने मुड़कर देखा। बड़ी साली, ननी बाला। उसके मुख पर संयम की शांत मधुरता, होठों के कोने में सरल मुस्कान की आभा, संपूर्ण व्यक्तित्व में लज्जा का एक कोमल सौंदर्य खिला हुआ। ननी के हाथ में सफेद पत्थर की एक छोटी थाली थी। थाली में जलपान। ननी ने द्वार की ओर देखकर कहा, बिंदु, आसन लाई? एक प्रौढ़ा दासी आकर आसन बिछा गई। ननी ने थाली नीचे रखी और बोली, लो भाई, बैठो। ससुराल के हृदयहीन व्यवहार से अनंग के मन में पहले ही भारी क्रोध जमा हो चुका था। लेकिन इस मूर्ति सी शांत स्त्री की स्नेह भरी सरल वाणी सुनते ही वह क्रोध एक क्षण में पिघल गया। इस स्वर का विरोध करना भी जैसे निर्दयता होती। अनंग जाकर आसन पर बैठ गया। नन्नी बोली, दोपहर में पूजा के काम में व्यस्त थी भाई, इसलिए आ नहीं सकी। कुछ बुरा मत मानना। चुनी को बहुत ढूंढा, दादी ने भी बहुत खींचातानी की, लेकिन लड़की लज्जा में गर्दन झुकाकर बैठी रही। इतने लोगों के बीच बच्ची है ना, शर्म से आ नहीं पाई। यही सब गड़बड़। वैसे तुम तो 2-4 दिन रहोगे ही। अनंग ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, कल ही जाना होगा। अगर कल न हुआ तो नवमी के दिन। घर में बहुत काम है। 2 दिन के लिए भी आप आया हूं तो वो भी जैसे जबरदस्ती। रात 12 बजे यात्रा आरंभ हुई। जमींदार घर का विशाल आंगन लोगों से खचाखच भरा था। ससुर नव जामाता को लेकर आसर में बांट गए। अनंग का हृदय धक से रह गया। गया रे, आज रात भी क्या चुन्नी से मिलने की आशा पूरी तरह मिट गई। क्रोध से उसका सारा शरीर जल उठा। एक असह्य जिद, एक तीखा अभिमान। मान लिया तुम जमींदार हो, मान लिया लाखों की आमदनी है, देश के लोगों में, सरकार में तुम्हारी बड़ी इज्जत है, लेकिन अनंग भी दामाद है, उसका भी कुछ अधिकार है। वो कोई गली का अनजान भूत नहीं कि यात्रा का शोर दिखाकर उसे बहला दिया जाए। क्या वो इतनी दूर से केवल इस गांव की महफिल में बैठकर ये निस्सार तमाशा देखने आया है? लेकिन ये बात खुलकर कहना भी अच्छा नहीं, आत्मसम्मान को चोट लगती है। अनंग ने सोचा, कोई तरकीब करनी होगी। वो वहीं आसर में बैठे बैठे नींद का बहाना करने लगा। औषध असर करने लगी। ससुर बोले, तुम्हें नींद आ रही है? जाओ बेटे, सो जाओ। तुरंत नौकरों को आदेश दिया गया। एक नौकर जामाई बाबू को ऊपर के कमरे में खाट पर शैया दिखाए। रात भर आशा का वही क्रूर अभिनय चलता रहा। कमरे के बाहर किसी की पायल की रागिनी नहीं बजी, किसी के चरणों की आहट नहीं आई। अनंग का हृदय असह्य पीड़ा से फट पड़ने को हुआ। वो लेटा लेटा क्रोध में फूला जा रहा था। प्रतिशोध की तीव्र इच्छा मन में एक भयानक तूफान उठा रही थी। तेज जलन में उसकी अस्थि पंजर मानो जलकर राख होने लगी। फिर इस निर्दयी देश के निर्दयी व्यवहार को सोचते सोचते कब नींद आ गई उसे पता ही न चला। अचानक उसे लगा कोई आकर उसके पैरों के पास बैठ गया है। ये कैसा कोमल स्पर्श, चुनी का। अनंग ने आंखें नहीं खोली। पैरों के पास एक मौन मूर्ति मौन ही बैठी रही। बैठी रहने दो। अनंग अब चुनी की ओर देखेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। बस किसी तरह रात कट जाए। सुबह होते ही वह सबके प्राणों पर प्रतिशोध की मूसल बरसाकर यहां से चला जाएगा। किसी से बात नहीं करेगा, यहां का पानी तक नहीं छुएगा, और अगर 2-4 शब्द बोलने ही पड़े तो उनमें ऐसी तीखी आग भर देगा कि सब समझ जाएं कि हाँ, वो भी इंसान है, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। जमींदार का दामाद है कहकर वो अपमान सहता हुआ पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाला पात्र नहीं है। वो उठकर खड़ी हो गई। अनंग ने आंखें नहीं खोली। चुन्नी आकर उसके वक्ष पर मुख रखकर बोली, मुझे माफ कर दो लक्ष्मीपति, लोगों की भीड़ में मैं आ नहीं सकी, डर था सब हंसी उड़ाएंगे।
अनंग तब भी कुछ नहीं बोला। उसे गहरी पीड़ा पहुंची थी। इतना बड़ा अपराध इतनी सहजता से माफ नहीं किया जाता। चुन्नी उसके सीने पर सिर रखकर बोली, कुछ बोलोगे नहीं? क्रोध में अनंग का पूरा मन अब भी जल रहा था। उसने जोर से चुन्नी को धक्का दिया और अपने वक्ष से हटा दिया। एक आवाज हुई। अनंग की नींद टूट गई। वो चौंक कर उठ बैठा। देखा, कहाँ चुन्नी? कौन है यहां? वो तो अब तक सपना देख रहा था। स्वप्न विभ्रम में बगल के तकिए को ही चुन्नी समझकर उसने धक्का दे दिया था और वह सीधे खाट के नीचे जा गिरा। बाहर यात्रा के लड़के चीखती आवाज में गाना पकड़ चुके थे। उधर यात्रा पूरा जोश पकड़ चुकी थी। अगली सुबह अनंग ने साफ कह दिया, आज ही मुझे घर लौटना होगा। अगर ना गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे जाना ही होगा। ननद ननीबाला आई, समझाने लगी। ससुर ने समझाया, बड़ी सास ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन अनंग का संकल्प अडिग था, अचल। अंत में सबको हार माननी पड़ी। 3 बजे की ट्रेन थी। 12 बजे भोजन समाप्त हुआ। तभी ननीबाला चुनी का हाथ पकड़कर उसे अनंग के कमरे में खींच लाई और एक पोटली की तरह कमरे के कोने में उसे पटक दिया। फिर झटपट बाहर निकलकर दरवाजे में कुंडी चढ़ा दी। अनंग कुछ बोले बिना खाट पर गंभीर मुख से बैठा रहा। बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर वो बोला, मैं जा रहा हूं चुनी। अब तुम्हें खुली हवा में लेगी। अब कभी तुम्हारे रास्ते में कांटा बनकर खड़ा नहीं होऊंगा। तुम यहां पूरे सुख से निश्चिंत मन से रहो। यही समझ लेना, तुम्हारा ये अभागा पति मर चुका है। तुम्हारी विपत्ति दूर हो गई। आज से मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। तुम्हारी छुट्टी, हमेशा के लिए छुट्टी। जिन तीखे भारी शब्दों के तीर उसकी ओर फेंके गए थे, वे उसके शरीर को छू तक न सके। वो कपड़ों के भीतर सिमटी हुई जैसी बैठी थी, वैसी ही बैठी रही। अनंग को गहरी चोट लगी। यदि यही शब्द किसी उपन्यास में, किसी कविता में रख देता तो करुण रस उमड़ पड़ता। पाठक की सांस रुक जाती, आंखें भर आती। और यहां ये सब शब्द इस मूर्ख अनपढ़ बालिका की मौन देह से टकराकर व्यर्थ होकर चूर चूर हो गए। हाय विधाता, ये पाषाण हृदया प्रिया जरा भी विचलित नहीं हुई। ये दुख रखने की कोई जगह नहीं थी। अनंग उठ खड़ा हुआ। उसने जोर से चुनी के चेहरे से कपड़ा हटाया और करुण स्वर में पुकारा, चुनी। चुनी चौंकी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऐसी एक मौन, सजीव, भीगी हुई दृष्टि अनंग के चेहरे पर रख दी कि अनंग का पूरा शरीर से हर उठा। उन आंखों की भाषा अत्यंत करुण थी, अत्यंत तप्त। एक क्षण में सारे मौन को वाणी मिल गई। अनंग ने चुनी का हाथ पकड़ा और उसे खाट पर बिठा दिया। वो चेहरा कितना सुंदर था। निद्राहीनता की स्पष्ट थकान उस सौंदर्य पर एक कोमल करुण छाया डाल रही थी। अनंग का संयम टूट गया। उसने उस मुख को असंख्य चुंबनों से भर दिया। फिर वो बोलता चला गया, लगातार, बेतहाशा। इन महीनों में तुम्हें ना देखकर मैंने कितनी असह्य यातना सही है। पूजा का निमंत्रण कितनी आशा लेकर मैं यहां आया था। मैं यहां पूजा देखने नहीं आया, यात्रा सुनने नहीं आया। मैं आया था सिर्फ तुम्हारा ये सुंदर मुख देखने। आया था 2 प्राणों की 2 बातें कहने। चुनी ने सिर झुकाए सब कुछ सुना, फिर मुरझाई हुई आंखों से पति की ओर देखा। जिस कारण उसे इस कमरे में भेजा गया था, वो बात किसी तरह कह देना ही उसका कर्तव्य था। बस वही कहने के लिए वो भीतर ही भीतर बेचैन हो रही थी। ज्यादा देर यहां रुकने पर जेठानी गंगाजल के सामने भारी जवाबदेही देनी पड़ेगी। पूरे घर की तीखी, उपहास भरी निगाहों के सामने एक बड़ी अपराधिन की तरह खड़ा होना पड़ेगा। और तानों को सहना भी कुछ कम नहीं होगा। वो ऊंचे स्वर में अपनी सहेलियों से कह आई थी, मेरे ऐसे पति को देखने के लिए मेरी जान नहीं तड़पती। ज्यादा देर यहां रही तो ये घमंड कहां टिक पाएगा। इसी डर से पति की बात या भाषण रुकते ही पहले ही अवसर पर वही बात उसने कह दी। अदर्शन, विरह यंत्रणा, इन सब का उसे कोई अर्थ नहीं था। वो तो माँ और दादी की सिखाई हुई बातें ही दोहराती चली गई। चुनी बोली, आज तो तुम्हें रुकना था। सब कह रहे हैं रुक जाओ ना। अनंग ने धीरे से कहा, रुकना अब हो नहीं पाता चुन्नी। माँ कह रही थी, दादी कह रही थी, दीदी भी कह रही थी, आज चाहो तो तुम रुक सकते हो। अनंग ने कहा, रुक तो सकता था चुन्नी, पर अब रुकना नहीं हो पाता। अगर तुम कल रात एक बार आ जाती तो आज आराम से रुक सकता था। चुन्नी ने कहा,
पर तुम तो कह रहे थे वहां तुम्हारा कोई काम है। उसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कान खिल उठी। अनंग बोला, वो काम तो कुछ दिन बाद भी हो सकता था, तो फिर काम की बात झूठी कही थी। चुन्नी के होंठों की मुस्कान और साफ हो गई। अनंग ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ यही सच है। तुम पर अभिमान करके ही कहा था। आखिर यहां रुकूं ही क्यों? किसके लिए रुकूं? तुमसे तो इन 2 दिनों में ढंग से मुलाकात तक नहीं हुई। कल रात आई क्यों नहीं? यात्रा सुन रही थी क्या? हाँ, अनंग ने फिर एक चुभता हुआ तीर छोड़ने के लिए पूछा। यात्रा कैसी लगी? सीधे सरल स्वर में उत्तर मिला, अच्छी लगी। तुम उठकर चले क्यों गए? तुम तो बाबूजी के पास बैठे थे, मैं चिक्के पर्दे के पीछे से देख रही थी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था क्या? अनंग ने कहा, नहीं। फिर अगले ही क्षण हल्की सी हंसी के साथ बोला, तुमने मुझे पहचान लिया था? कितने दिनों बाद तो देखा था। चुनी हंसकर बोली, अरे क्या मैं लोगों को पहचान ही नहीं सकती? और फिर माँ ने तो तुम्हारी वह तस्वीर फ्रेम कराकर हमारे कमरे में टांग रखी है। तो तुम रोज वह तस्वीर देखती हो? शर्म नहीं आती? कोई देख ले तो? उस कमरे में 24 घंटे लोग तो रहते नहीं। ये सुनकर अनंग को बड़ा आनंद हुआ। तो चुनी पत्थर दिल नहीं है, उसके हृदय में भी भावना है। इतने में बाहर से ननी की आवाज आई, तुम्हारी गाड़ी तैयार है अनंग। चुनी पलंग से एकदम उछलकर दूर हट गई और धीमे स्वर में बोली, तो मैं चलूं? मां से अब क्या कहूं कि आज तुम्हें जरूर जाना ही होगा। इस बात का कोई उत्तर अनंग दे ना सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने उतावलेपन पर उसे अपने ही ऊपर क्रोध आ रहा था। अधीरता के आवेग में उसने अपने ही सुख को पैरों तले कुचल डाला था। कलकत्ता लौटने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी उसकी? कुछ भी तो नहीं। फिर सिर्फ गुस्से में आकर यूं ही एक बात कह दी थी, पर अब उसी बात के कारण यहां रुक पाना असंभव हो गया था। लोग क्या सोचेंगे? असली कारण तो तुरंत ही प्रकट हो जाएगा। सब उपहास में हंसेंगे। और उधर गाड़ी भी तैयार खड़ी है। अपनी मूर्खता सोचकर उसका मन हाय हाय कर उठा। बीए पास होने का यही फल? अरे अभागे, अरे अधीर, काश थोड़ा सा और धैर्य रख लेता, बस थोड़ा सा और। ननी कमरे में प्रवेश कर बोली, वास्तव में चल दिए भाई, हमें बड़ी परेशानी हुई, लेकिन ठीक से 2 शब्द तक भी नहीं कह पाए। क्या करें, तुम कहते हो तुम्हारे काम में दिक्कत होगी, इसलिए हम भी अब जिद नहीं कर सकते। माँ बहुत दुखी थी। अनंग सोचने लगा, शायद उसने काम की बात ही कह दी होगी और इस वजह से महाभारत जैसी कोई बड़ी उलझन नहीं हुई कि तुम अब थोड़ी जिद भी ना कर सको। अगर सब मिलकर थोड़ी जिद करते तो शायद वो रह ही जाता। अरे वाह, एक बार तुम लोग थोड़ी जिद कर ही देते। लेकिन हाय, वो अनुरोध, वो जिद किसने की? कोई नहीं। दिदिशाशुरी केवल कह रही, बड़े दिन की छुट्टी में फिर आओ दादा। ये आनंद उल्लास कुछ भी नहीं हुआ। सास, जो पल्ली कृषक गांव की लड़की थी, जमींदारों के पुराने रिवाज के चलते अपने पति के साथ कुछ कह नहीं सकती थी। लज्जा और संकोच में अपना चेहरा छिपाए नीरव खड़ी रहीं। बेचारा अनंग को जाना पड़ा। जाते समय उसने ददाशुरी की ओर देखते हुए अपने होंठों के कोने पर जोर देकर हल्की मुस्कान उगला ली, लेकिन अंदर उसका मन धूं धूं करके जल रहा था। गाड़ी स्टेशन की ओर दौड़ी। रास्ते के दोनों ओर बागों की कतार, बागों के पेड़ पौधे, शांत और सुसज्जित इस गांव की हरियाली, सब अनंग की आंखों में धुंधला सा लग रहा था। उसने एक लंबी सांस भरी। अब भी उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। काश ट्रेन कोई गति से छूट जाए। आह, कैसी ये किस्मत। वो रेल लाइन दिखी, सिग्नल ठीक है ना? अनंग ने घड़ी देखी, ट्रेन का समय निकल गया। इस पर उसके मन में आशा की एक छोटी सी चमक झिलमिला उठी। लेकिन स्टेशन पहुंचकर उसने सुना, समय तो हो गया है पर ट्रेन लेट है। ससुर के साथ आए कर्मचारी ने कहा, बच गए बाबू, ट्रेन अगर छूट जाती तो आज मुझे कम डांट नहीं पड़ती। मालिक ने खास तौर पर कह दिया था, किसी भी तरह आपको ट्रेन में बिठा देना है, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। कर्मचारी ने राहत की सांस ली, जेब से डिब्बा निकालकर मुंह में पान रखा और बीड़ी खरीदने के लिए चुरुट बीड़ी वाले की तलाश में इधर उधर चला गया। अनंग बेहद निराश होकर प्लेटफॉर्म की बेंच पर आकर बैठ गया। उसका सिर झंझना रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया टूटकर असंख्य छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं में बदल गई है और कोई भयानक प्रेत नृत्य शुरू हो गया है। उसी समय ढंग 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 कर घंटी बज उठी और रेलवे का कुली पुकारने लगा, कलकत्ता जाने वाले, गाड़ी छूटने वाली है, टिकट टिकट। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।